सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11th बायोलॉजी का एक जबरदस्त टॉपिक, रेस्पिरेशन सिस्टम इन प्लांट, पौधों में श्वसन। और ये जो पौधों में श्वसन है, इसका जो कंसेप्ट आज हम लेकर चलेंगे, आप यकीन माने आप मेरे लेक्चर को लगातार, जो 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, आप इसे लगातार बहुत अच्छे से वॉच करें, हर एक बिंदु को ध्यान से देखें और सुनें। आई गारंटी यू, मैं पक्का आपको बताता हूं कि जब किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे और यदि रेस्पिरेशन सिस्टम इन प्लांट यानी पौधों में श्वसन से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन है क्या। सबसे पहली बात तो समझना है कि श्वसन है क्या। तो सही मायने में श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो बात को पहले समझना, श्वसन यानी यहां पर ऑक्सीकरण होगा। हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लांट के लिए। बहुत से स्टूडेंट ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, लेकिन क्या वो यूज नहीं करते क्या? तो वो यूज करते हैं। तो बात को समझना है कि जो प्लांट होते हैं, देखो, रेस्पिरेटिव सिस्टम इन अ प्लांट, ये एंजाइम नियंत्रित क्रिया है। मतलब एंजाइम नियंत्रित यानी यहां बिना एंजाइम्स के कोई काम होने वाला नहीं है। और आप जानते हैं एंजाइम ताला कुंजी सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है ना? ताला कुंजी सिद्धांत का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो तो YouTube पर मेरा आप वो वीडियो एंजाइम का देख सकते हैं। अब देखिए, ये श्वसन जो है ऊर्जा विमोचक क्रिया है, यानी इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा निकलेगी। कोशिका में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, प्रोटीन है, ये सारे लेते हैं। अब इन कार्बोहाइड्रेट से क्या डायरेक्ट एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती है। तो पौधों को फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको समझना है कि जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होगा, वो भी श्रृंखलाबद्ध। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई जटिल अणु सीधे सरल अणु में टूट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये स्टेप टू स्टेप होगा। इसलिए आप नोट्स में देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है भोज्य पदार्थों का श्रृंखलाबद्ध ऑक्सीकरण। श्रृंखलाबद्ध ऑक्सीकरण। अब यहां देखें, एक शब्द आएगा श्वसनिक पदार्थ, यानी श्वसन यदि होना है जटिल अणुओं से, हमें जटिल अणुओं से पौधे को क्या मिलनी है? ऊर्जा मिलनी है। उसका ऑक्सीकरण होना है, तो वो पदार्थ कौन होते हैं? तो श्वसनीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा निकाल सके, अर्थात ये अपचयित हो जाएं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो कि एक अच्छा मोनोसेकेराइड है, वसा है, प्रोटीन है। अब समझें बात को। वे कार्बनिक यौगिक जो ऊर्जा मुक्त करने पर, यानी ऊर्जा तो मुक्त करेंगे लेकिन क्या हो? ऑक्सीजन से क्रिया करें, मतलब खुद क्या हो जाए? अपचयित हो जाएं। और अपचयित हों, एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहेंगे, एमएस का मतलब यहां है मोनोसेकेराइड्स। अब बात आती है मोनोसेकेराइड्स क्या है। तो ये मेरे 12th के लेक्चर में, 12th केमिस्ट्री जैव अणु में आप देख सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स क्या है। और उससे कम वसा और उसके बाद फिर प्रोटीन। कहने का मतलब है कि पहले जो यहां पर श्वसन होगा वो होता है मोनोसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट का, और जब इनकी कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होते हैं, तो फिर जो वसा है, वसा का श्वसन होगा। और जब वो भी वहां उपस्थित ना हो तो फिर श्वसन होता है प्रोटीन का। लेकिन एक बात समझना है, यहां पर वसा जब टूटेगी तो वो कौन से दो भागों में टूटेगी, मैं आपको पहले ही ये बताना चाहूंगा। वसा जो है वो दो भाग, पहला भाग होगा वसीय अम्ल और दूसरा भाग होगा ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल,
ऐसे दो भागों में ये टूटेगा। लेकिन बात जब आती है प्रोटीन की, अगर प्रोटीन को कभी टूटना होगा तो प्रोटीन जो हो वो अपने छोटे रूप अमाइनो एसिड, यानी वो जो टूटेगा वो टूटेगा अमाइनो एसिड में। तो चले, ये बात तो पहले क्लियर हो चुकी है कि श्वसनीय पदार्थ कौन है। वे कार्बनिक यौगिक हैं जो ऑक्सीकृत होंगे, ऊर्जा को मुक्त करेंगे, स्वयं अपचयित हो जाएंगे, और इनके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब हम ये देखते हैं कि हम जिस ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, श्वसन को हम ऑक्सीकरण का नाम दे रहे हैं, लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं जब भी ऑक्सीजन की क्रिया किसी के साथ होती है तो वो दहन भी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं श्वसन की जो क्रिया है वो भी दहन है, लेकिन वो मंद दहन है। तो क्यों ना हम श्वसन और दहन में ऐसा कुछ करें कि कुछ अंतर हमारे सामने स्पष्ट हो जाए, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो। जैसे कागज है ना, अगर कागज में आपने आग लगाया, O2 मिली, तो वो CO2 बनाता है, दहन है, जल के वो राख हो जाता है। कोयला जो है वो जलकर राख हो जाता है, लकड़ी है जो जलकर राख हो जाती है। तो हम ये देख लेते हैं कि श्वसन और दहन जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो आप देखें कि ये डिफरेंस के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, श्वसन ऑब्लिक दहन। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं, आपको एक लाइन में ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो श्वसन के लिए है और उसका जस्ट अपोजिट होगा दहन के लिए। आप देखें, श्वसन ऑब्लिक दहन। श्वसन कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है, मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। ठीक है, ये जैविक क्रिया है। और दहन कौन सी है? अजैविक क्रिया। सामान्य लकड़ी को भी आप जलाएंगे तो भी हो जाएगा। ये श्वसन जो है वो जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है और उसका कोशिकाओं के अंदर से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जो श्वसन होता है वो शरीर के T, मतलब शरीर के टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में ही श्वसन हो जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑब्लिक करके उच्च लिखा है। कहने का यह मतलब हुआ कि दहन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी। ये बात तो पहले क्लियर हुई। अब देखते हैं, अब ये जो है जैव रासायनिक क्रिया, जीव के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है कौन? श्वसन। सारे पॉइंट श्वसन के हैं। ऑब्लिक के बाद क्या लिखा है? भौतिक रासायनिक। तो ऑब्लिक के बाद यहां कौन लिखा था? दहन। इसका मतलब दहन कैसी क्रिया है? भौतिक रासायनिक क्रिया। यह है जैव रासायनिक क्रिया और यह है भौतिक रासायनिक क्रिया। अब ये सर्वथा नियंत्रित, इसका मतलब यह होता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है ये इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, ये नियंत्रित होती है। लेकिन जो दहन की क्रिया है, आप देखते हैं कि दहन में बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो जाते हैं, आग लग जाती है, मकान जल जाते हैं। तो ये क्रिया कैसी होगी? अनियंत्रित होगी। साथ ही श्वसन की प्रक्रिया बगैर एंजाइम के नहीं हो सकती। ये आपका पहला पॉइंट है, आप नोट्स में गौर से देखिए। रेस्पिरेटिव सिस्टम इन प्लांट में लिखा है एंजाइम नियंत्रित, यानी ये बिना एंजाइम के श्वसन की क्रियाएं नहीं होंगी। देखें, तो ये आया कि एंजाइम द्वारा होती है, और ऑब्लिक करके मैंने काट दिया है, मतलब दहन की क्रिया में एंजाइम का रोल नहीं होता है। ठीक, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का संचय होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का संचय होगा, लेकिन जो दहन है उसमें या तो वो टेम्परेचर के रूप में रहेगी या तो वो प्रकाश के रूप में, ताप के या तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलेगी। तो निश्चित रूप से इस लाइन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है, क्योंकि श्वसन पढ़ने के लिए दहन के साथ कंपेयर करना बहुत ही आवश्यक है। फिर भी एक बार आप देख लें इस बात को, श्वसन कैसी है? जैविक क्रिया है, वो अजैविक है। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है, वो बाहर होती है। शरीर के
ताप पर हो जाएगी, इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता है। ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये भौतिक रासायनिक क्रिया, ये सर्वथा नियंत्रित होती है, वो अनियंत्रित होती है। श्वसन एंजाइम द्वारा होगी, जबकि इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं है। इसमें ऊर्जा संचित होगी, जबकि इसमें ऊर्जा ताप और प्रकाश ऊर्जा के रूप में होगी। यहां तक जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है हमारे नोट्स का। और अब हम आगे देखते हैं कि हम जो यहाँ श्वसन की बात करने वाले हैं, वो श्वसन की बात में ये ध्यान रखना है कि हमें करना क्या क्या होगा। क्या कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज डायरेक्ट CO2 H2O में टूट जाता है? नहीं टूटता। उसके लिए ग्लूकोज को स्टेप टू स्टेप बहुत से चरणों से गुजरना होता है, तब जाके वो CO2 और H2O में टूटता है। और उस कंप्लीट प्रोसेस को हम पढ़ेंगे 4 विशेष पदों में, जिसमें सबसे पहला पद होगा, आप देखेंगे GC, कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस चक्र। ये होगा आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। फिर हम चलेंगे क्रेब्स साइकिल में। फिर तीसरा पॉइंट होगा ETS, ठीक है, ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल या सिस्टम आप कह सकते हैं इसे। फिर लास्ट में होगा RQ। हालांकि ये 3 पॉइंट होंगे, और ये जो RQ होगा, RQ का मतलब हम ये पढ़ेंगे कि पूरे श्वसन की प्रोसेस में फाइनली श्वसन गुणांक क्या होता है। सही मायने में ये 3 पद क्लियर करने हैं। चौथे पद में हम देखेंगे श्वसन गुणांक। और हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में हम एक एक करके, जैसे कि हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, उस 1 में हमने ये बेसिक पॉइंट्स को क्लियर किया है। और अब हम देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, और उस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट GC, कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।